गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भाई सब? ऑडियो वीडियो क्लियर है? झील, उत्कर्ष, निधि, गुड आफ्टरनून। कल के इसमें कोई क्वेरी? कल के लेक्चर में कोई क्वेरी? दुर्वेश, गुड आफ्टरनून। कैसा लग रहा है घर से सारे लेक्चर्स अटेंड करना? पहले तो ये बताओ कैसा लग रहा है आपको घर से सारे लेक्चर्स अटेंड करना? नहीं बेटा, ये चार्ट्स मैं प्रिंटेड फॉर्म में नहीं देता हूं, ये मैं आपसे लेक्चर्स में ही ड्रॉ कराऊंगा। बेटर देन फिजिकल कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अब देखो, अच्छा लगेगा तब भी पढ़ना है, नहीं लगेगा तब भी पढ़ना है। अगर आपको पास होना है, अपने पास चॉइस नहीं है, तो इसलिए एंजॉय करो और मस्त पढ़ाई करो आप तो। चलो अब देखो, स्टार्ट कर रहे हैं। सिर्फ आप बोर्ड पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? तो कई सारे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, उस पर ध्यान देना। पहले ओल्ड टेक्स्ट स्ट्रक्चर था। क्या था? ओल्ड टेक्स्ट स्ट्रक्चर। ओल्ड टेक्स्ट स्ट्रक्चर के, रिद्धि गुड आफ्टरनून, ओल्ड टेक्स्ट स्ट्रक्चर के कई सारे ड्रॉबैक्स थे जो हमने सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में भी डिस्कस किए थे। उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक था मल्टीपल टैक्सेस। ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? मल्टीपल टैक्सेस। मतलब इंडिया जैसी कंट्री में एक ही प्रोडक्ट पे कई बार टैक्स लग जाता था। मल्टीपल टैक्सेस तो थे ही, उसकी वजह से क्या आ जाता था? कैस्केडिंग इफेक्ट। तो व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट? व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट? टैक्स ऑन टैक्स। व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट? टैक्स ऑन टैक्स। क्लियर? और थर्ड सबसे ज्यादा था कि जब मल्टीपल टैक्सेस थे, जब मल्टीपल टैक्सेस थे तो कंप्लायंसेस भी क्या हो गए? मल्टीपल। अगर मैं बिल्कुल आपसे शॉर्ट में पूछूंगा कि सर 3 ड्रॉबैक्स बताओ ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर के, तो सबसे पहला क्या था? मल्टीपल टैक्सेस, दूसरा मल्टीपल कंप्लायंसेस, और थर्ड क्या था? कैस्केडिंग इफेक्ट। व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट? टैक्स ऑन टैक्स। व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट? टैक्स ऑन टैक्स। अब देखो, हमारा जो ओल्ड दुर्वेश टैक्स के लिए मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे नोट्स फॉलो करते हैं तो आपको कुछ भी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने आईसीएसआई, आईसीआई सारा इनकॉर्पोरेटेड है। नथिंग इज इन शॉर्ट, बहुत डिटेल में है। तो आप अगर नहीं भी लोगे तो चलेगा। चलो अब ध्यान देना। सबसे पहले ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में फंडा मालूम क्या था? अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसमें देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला है? अल्कोहलिक लिक्वर। सबसे पहले मैंने उसमें क्या बोला है? अल्कोहलिक लिक्वर। अगर आप क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो? अल्कोहलिक लिक्वर। तो आपको क्या देना है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी। मतलब पहले मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में
पहले मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी दो तरह से लेवी होती थी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट एक्साइज ड्यूटी। तो आपको आज से याद ये रखना है कि एक्साइज ड्यूटी काय के ऊपर इंपोज होती थी। तो सर एक्साइज ड्यूटी इंपोज होती थी मैन्युफैक्चर, अगर आप अल्कोहलिक लिक्विड मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेवी भी करती थी और स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट भी करती थी। तो उसका रेवेन्यू पूरा किसके पास जाता था, स्टेट गवर्नमेंट के पास। उसका रेवेन्यू पूरा किसके पास जाता था, स्टेट गवर्नमेंट के पास। क्लियर। इसके बाद देखो, अदर देन अल्कोहलिक लिक्वर, लिक्वर के अलावा अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, कार, कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या लगाती थी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। गवर्नमेंट क्या लगाती थी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इससे रेवेन्यू किसके पास जाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक्साइज ड्यूटी की रेवेन्यू सेंट्रल के पास भी जाती थी और स्टेट। तो सर स्टेट के पास कब जाती थी, स्टेट के पास जाती थी जब स्टेट में लिक्वर मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उससे मिलने वाला रेवेन्यू पूरा किसके पास जाता था, स्टेट गवर्नमेंट के पास। किस फॉर्म में जाता था, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। किस फॉर्म में जाता था, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी बेटा कितने टाइप की हो गई, सर एक्साइज ड्यूटी दो टाइप की हो गई, एक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और एक स्टेट एक्साइज ड्यूटी। मोबाइल मैन्युफैक्चर किया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। कार मैन्युफैक्चर की, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अल्कोहलिक लिक्वर मैन्युफैक्चर किया तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी। बोलो ये चीज क्लियर है कि नहीं। तो ये हमारी सबसे पहली स्टेज थी, स्टेज नंबर फर्स्ट। सॉरी, बोलिए क्लियर। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ कि नहीं, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्लियर है कि नहीं। ये मैं आपको जीएसटी से पहले की पोजीशन बता रहा हूं। कब की पोजीशन है ये, बिफोर जीएसटी। क्लियर। अब देखो, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद क्या होता है, सेल। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद क्या होता है, सेल। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में भी सेल्स दो इसमें डिवाइड थी। फर्स्ट वन इज इंट्रा स्टेट और सेकंड वन इज इंटर स्टेट। फर्स्ट वन इज इंट्रा स्टेट और सेकंड वन इज इंटर स्टेट। फर्स्ट वन इज इंट्रा स्टेट और सेकंड वन इज इंटर स्टेट। अगर इंट्रा स्टेट सेल था, अगर क्या था, इंट्रा स्टेट सेल, तो उस पर क्या लगता था, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। उस पर क्या लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स लेवी कौन करता था, स्टेट गवर्नमेंट। कलेक्ट भी कौन करता था, स्टेट गवर्नमेंट। मतलब सेल जब होता है प्रोडक्ट, उस पे जो आपका टैक्स कलेक्ट होता था, उसका रेवेन्यू किसके पास जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है। किसके पास जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। और जब इंटर स्टेट सेल हो रहा है, जब कौन सा सेल हो रहा है, इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हो रहा है, तो वहां पे टैक्स क्या लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। लेकिन लेवी कौन करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको कलेक्ट कौन करता था, स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो टैक्स था, ये जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर था सेल टैक्स का, ये कौन सा इस पे बेस्ड था, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। ये काय पे बेस्ड था, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। ये काय पे बेस्ड था, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। तो इसमें किस स्टेट को रेवेन्यू मिलता था, जिस स्टेट से प्रोडक्ट सेल हो रहा है, जिस स्टेट से प्रोडक्ट सेल हो रहा है। क्लियर। यहां पे लेवी भी कौन करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। कलेक्ट भी कौन करता था, स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर। मतलब अगर मैं बोलूंगा ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में अगर कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो पूरा रेवेन्यू किसके पास जाता है, ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में कोई प्रोडक्ट अगर सेल हो रहा है तो पूरा रेवेन्यू का बेनिफिट किसको मिलता था, सेलिंग स्टेट को। किसको मिलता था, सेलिंग स्टेट को। और हम ये भी बोल सकते हैं कि उसका रेवेन्यू पूरा किसको मिल जाता था, स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर। समझना जीएसटी से अपोज क्यों किया स्टेट्स ने, उसका रीजन ये है। अब बोलो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज क्लियर हुआ, स्टेज नंबर फर्स्ट और स्टेज नंबर सेकंड क्लियर है आपका, जल्दी बताते जाओ। स्टेज वन और स्टेज टू क्लियर है कि नहीं,
निधि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है नोट डाउन करने की, ये अपन बाद में नोट डाउन करेंगे, अभी आप नोट डाउन नहीं, अभी आप सिर्फ देखते जाओ, आप टर्म से फैमिलियर हो। अगर आपने अभी नोट डाउन नहीं भी किया चलेगा। क्लियर? अब देखो थर्ड स्टेज, सेल्स के बाद काय की रिक्वायरमेंट आती थी? सर्विस। तो उस पर क्या लगता था? सर्विस टैक्स। सर्विसेज के ऊपर क्या लगता था? सर्विस टैक्स। जब आप सर्विस टैक्स पढ़ोगे या जब आप पहले पढ़ा होगा तो उसमें लिखा था सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड, सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड। वो टैक्स भी लेवी कौन करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। कलेक्ट भी कौन करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे जो टैक्स है वो डिवाइड हो जाता था, थोड़ा सेंट्रल को मिलता था और लिक्वर के केस में पूरा किसको मिलता था? स्टेट गवर्नमेंट। सेल से पूरा रेवेन्यू, सेल से पूरा रेवेन्यू किसके पास जाता है? सेल से पूरा रेवेन्यू किसके पास जा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। सर्विसेज से, सर्विस टैक्स से मिलने वाला पूरा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर एक और था कस्टम ड्यूटी, फिर एक और था कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी काय पे थी? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटी कलेक्ट होती थी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटी कलेक्ट होती थी, वो ड्यूटी भी किसके पास जा रही है? वो ड्यूटी भी किसके पास जा रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये मेरा पुराना स्ट्रक्चर था, ये हमारा क्या था? पुराना स्ट्रक्चर। बोलिए यहां तक क्लियर है? यहां तक आपका क्लियर है? ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट से आगे चैप्टर्स में आते जाएंगे, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं यूज होंगे। क्लियर? समझ में आया क्यों मल्टीपल टैक्सेस से क्यों कैस्केडिंग इफेक्ट आ जाता था? क्लियर? अब इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का इतने से भी दिल नहीं भरता था, तो स्टेट गवर्नमेंट कई बार क्या इंपोज करते थे? एंट्री टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट कई बार क्या लगाती है? एंट्री टैक्स। व्हाट इज एंट्री टैक्स? किसी भी स्टेट में जब गुड्स आते थे तो स्टेट गवर्नमेंट वहां पे क्या लेवी करती थी? बॉर्डर पे बिल्कुल एंट्री टैक्स। तो एंट्री टैक्स से गुड्स की प्राइस बढ़ेगी कि कम होगी? एंट्री टैक्स से गुड्स की प्राइस बढ़ेगी कि कम होगी? एंट्री टैक्स से गुड्स की प्राइस बढ़ेगी कि क्या कम होगी? जल्दी बोलो। उस एंट्री टैक्स से गुड्स की प्राइस बढ़ेगी कि कम होगी? प्राइस बढ़ जाएगी। उस एंट्री टैक्स का कोई क्रेडिट भी नहीं था। जब एंट्री टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता था तो उस एंट्री टैक्स के ऊपर वापस क्या लग जाता था? सेल टैक्स और वैट। अगर आप इंटर स्टेट सेल कर रहे थे तो क्या लगता था? सीएसटी। और दूसरे स्टेट में से सॉरी विद इन स्टेट सेल कर रहे हैं तो वैट। तो उसकी वजह से क्या आ जाता था? कैस्केडिंग इफेक्ट। क्लियर हुआ? कैस्केडिंग इफेक्ट। फिर इसके बाद कुछ जगह एक और टैक्स लगता था जिसे हम क्या बोलते थे? ऑक्ट्रॉय। जिसे हम क्या बोलते थे? ऑक्ट्रॉय। अब व्हाट इज ऑक्ट्रॉय? एक मिनट रुकना यार। क्या इशू? बोलो ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स का फर्क। ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स का फर्क। स्टेट में जब एंटर हो रहे हैं, ध्यान से सुनना, स्टेट में जब एंटर हो रहे हैं तो क्या देना है आपको? स्टेट में जब एंटर हो रहे हैं तो क्या देना है? एंट्री टैक्स। किसी डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल अथॉरिटी में एंटर हो रहे हैं तब अपन क्या लगाते हैं? ऑक्ट्रॉय। दोनों से ही क्या मिल बढ़ती थी? प्राइस इंक्रीज होती थी। और वहां पे क्या क्लेम नहीं कर पाते थे हम? क्रेडिट। दोनों से ही प्राइस क्या हो जाती थी? इंक्रीज। और क्या क्लेम नहीं कर पाते? क्रेडिट। क्लियर? इसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स। थिएटर जाते थे ना, मूवी टिकट के ऊपर क्या लगता था? एंटरटेनमेंट टैक्स। तो एंटरटेनमेंट टैक्स कई बार स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी कहीं से भी इंपोज हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर का कि भाई मल्टीपल टैक्सेस थे, मल्टीपल कंप्लायंसेस। सेल टैक्स के भी कंप्लायंसेस,
सीएसटी के भी कंप्लायंसेस, क्लियर हुआ, वैट के भी कंप्लायंसेस, एक्साइज। तो प्रोफेशनल को कई सारे कंप्लायंसेस थे। अब बेनिफिट क्या हो गया भाई, मल्टीपल टैक्सेस हटा के उन्होंने क्या कर दिया, वन नेशन वन टैक्स। मल्टीपल टैक्स हटा के उन्होंने क्या कर दिया, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। और कैस्केडिंग इफेक्ट जो पहले काफी ज्यादा था, अब बिल्कुल क्या हो गया है, कम। अब आप बताइए ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में आपको कहीं पे भी कोई डाउट? अरुण अब ड्यूटी में बताऊंगा, थोड़ा सा मेरे को आप टाइम दो। टैक्स और ड्यूटी में मेरे को कम से कम 45 मिनट्स लगेंगे। अखिल थैंक यू। आप ये चार्ट समझो और इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत जगह यूज होगा। जब अपन वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पे एंटरटेनमेंट टैक्स से रिलेटेड एक पॉइंट आता है। बेटा एंट्री टैक्स मतलब स्टेट के अंदर अगर माल आ रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती थी, दैट इज कॉल्ड एंट्री टैक्स। व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स, प्राइस में टैक्स ऐड हुआ। फॉर एग्जांपल 100 रुपए का प्रोडक्ट है, उसमें 10 रुपए टैक्स लगा, 110, सामने वाला वापस 110 पे जब टैक्स लगा रहा है, सामने वाला वापस जब 110 पे टैक्स लगा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, कैस्केडिंग इफेक्ट। व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। क्लियर? अब मुझे आप एक बात बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो रेवेन्यू किसको जा रहा है, सेंट्रल। पहले कोई भी प्रोडक्ट अल्कोहलिक लिक्वर है और स्टेट में मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो रेवेन्यू किसको जा रहा है, रेवेन्यू किसको जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। सेल से होने वाला रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट, सर्विसेज से होने वाला रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट, कस्टम से होने वाला रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? फिर स्टेट गवर्नमेंट और कौन कौन से टैक्स लगाती थी, एंट्री टैक्स लगाती थी, ऑक्ट्रॉय लगाती थी और एंटरटेनमेंट टैक्स। क्लियर है ये चार्ट? आप अभी नोट नहीं भी करेंगे चलेगा। क्लियर? चलिए अब एक बेसिक चार्ट है, इसको देखना है और बहुत ध्यान देना है। अब अभी समझ में आ गया कौन सा टैक्स कहां था। अब सबसे पहले अपने को किस वर्ड का मीनिंग मालूम होना चाहिए, व्हाट इज टैक्स। तो फाइनल लेवल पे मैं 3-4 चीजों पे फोकस करूंगा, सिर्फ उस पे ध्यान देना। व्हाट इज टैक्स? सर टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है। टैक्स क्या है, कंपलसरी पेमेंट। मतलब सेकंड, मतलब यहां पे कंसिडरेशन की डिमांड नहीं कर सकते, टैक्स आपको पे करना ही है। व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट, एक तरह से ये फाइनेंशियल चार्ज है। और थर्ड, नो कंसिडरेशन। अब कोई बता सकता है टैक्स और फीस में क्या डिफरेंस है, टैक्स और फीस में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड फीस? व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड फीस? जल्दी, व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड फीस? What is basic difference between tax and fees? सिंपल याद रखो, जब कंसिडरेशन डिमांड करेंगे और जो पेमेंट करेंगे दैट इज कॉल्ड फीस। फीस के बदले में हमेशा हमें क्या मिलता है, कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। रेलवे रिजर्वेशन फीस, इलेक्ट्रिसिटी फीस। टैक्स क्या है, कंपलसरी पेमेंट। आप यहां पे क्या डिमांड नहीं कर सकते, कंसिडरेशन। यहां पे आप क्या डिमांड नहीं कर सकते,
कंसिडरेशन। नहीं बेटा झील, ऐसा नहीं बोल सकते फी पर्टिकुलर अमाउंट होता है वेयर टैक्स बेस्ड ऑन परसेंटेज। टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट, आपको पे करना है, आप कंसिडरेशन नहीं देख सकते। फी रिक्वायर्स कंसिडरेशन, फी भी कंपलसरी है। अगर आप कोई सर्विसेज ले रहे हैं, तो आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ फी पे करना है, फी पे करोगे तब सर्विसेज मिलेंगी। पर टैक्स में ऐसा नहीं है, आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना ही है, गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे करना ही है। यस निधि, क्लियर हो गया? तो अब आपको टैक्स में तीन चीजें याद रखना है। व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। सेकंड क्या है ये? फाइनेंशियल चार्ज। और सबसे मेन नो कंसिडरेशन। सर टैक्स कहां कहां से लेवी हो सकता है? टैक्स कैन बी लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। टैक्सेस कौन कौन लेवी कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। गवर्नमेंट को टैक्सेस लेवी करने का जो पावर है, जो अथॉरिटी, वो कहां से डिराइव हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब उनको लॉ बनाना पड़ेगा, उसी के बाद वो टैक्सेस लेवी कर सकते हैं। अगर लॉ नहीं है तो गवर्नमेंट टैक्स लेवी कर भी नहीं सकते। क्लियर? या टैक्स में आप प्रियंका कभी भी डायरेक्ट बेनिफिट डिमांड नहीं कर सकते, फीस में हमेशा डायरेक्ट बेनिफिट रहता है। एग्जैक्टली बोलिए, क्लियर हुआ? तो आज से अपने को क्या याद रखना है? बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ तीन चीजें। व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज द कंपलसरी पेमेंट, फाइनेंशियल चार्ज, नो कंसिडरेशन। टैक्स इज लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। टैक्स लगाने के लिए, इंपोज करने के लिए, लेवी करने के लिए क्या होना चाहिए? लॉ। और लॉ का पावर, अथॉरिटी कहां से आएगी अपने को? कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स दिए रहते हैं उसके थ्रू। क्लियर? लोकल अथॉरिटीज, पीएमसी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका, नगर परिषद, ये सब काय में आ जाते हैं? लोकल अथॉरिटीज। उत्कर्ष और कोई डाउट? प्रियंका क्लियर हुआ? उत्कर्ष, झील, फीस वाला पॉइंट क्लियर है? देखो फिर बोल रहा हूं, इसको तुम बिल्कुल मतलब ये शुरू के 3-4 लेक्चर इतने स्ट्रांग कर लो कि आगे जब टर्म्स बार बार यूज हो तो कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब देखो, टैक्सेस दो तरीके से लेवी करती है गवर्नमेंट। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स और सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहला इनकम टैक्स, इनकम के ऊपर लगता है, वो अपन डायरेक्ट टैक्स पार्ट पढ़ेंगे तब मैं स्टार्टिंग में बताऊंगा। और वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स आज की डेट में एबोलिश हो चुका है। वेल्थ टैक्स आज की डेट में क्या हो चुका है? एबोलिश। इसके बाद बात आती है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में फर्स्ट वन इज, थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले क्या आएगा? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका टैक्सेबल इवेंट क्या है सर? सप्लाई। इसका टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। सप्लाई को समझने के लिए हमें हमेशा क्या याद रखना है? सेक्शन 7/8 रीड विद शेड्यूल 1, 2 एंड 3 ऑफ विच एक्ट? सीजीएसटी एक्ट। ऑफ विच एक्ट? तो कौन सा एक्ट देखना है अपने को? सीजीएसटी एक्ट। क्लियर? इसके बाद कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी किस चीज के ऊपर इंपोज होती है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। कस्टम ड्यूटी किस चीज के ऊपर है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब जीएसटी में सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये चारों टैक्सेस हैं। और एक और क्या है? जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि मल्टीपल टैक्सेस जो पहले थे वो जब हटे तो लॉस किसको हुआ? रेवेन्यू को। लॉस किसको हुआ? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट के लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम क्या लगाएंगे? जीएसटी कंपनसेशन सेस। उसमें सेस वर्ड क्यों डाला गया? उसका रीजन सिर्फ यह था, सेस हमेशा एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है और टैक्स इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। टैक्स इज ऑलवेज फॉर सेस इज ऑलवेज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, टैक्स इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो कंपनसेशन सेस का जो अमाउंट आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको किस चीज के लिए यूज करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट उसको यूज करेगी स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए, स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए। इसीलिए उसका नाम क्या है? जीएसटी कंपनसेशन सेस। बोलिए यहां तक क्लियर कि नहीं? यहां तक आपका क्लियर है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है।
साक्षी, प्रियंका, क्लियर। अब ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आएगा, वाई टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों लेवी करती है, क्या इंपोज करती है? तो गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस क्या है? सोर्स ऑफ रेवेन्यू। गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस क्या है? सॉरी, गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस क्या है? सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सर गवर्नमेंट को रेवेन्यू क्यों चाहिए? आज देख रहे हो गवर्नमेंट अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, कैपिटल फॉर्मेशन, भाई बैंक्स के थ्रू लोन्स वोन्स दे रही है, तो उसके लिए कैपिटल चाहिए ना, गवर्नमेंट के पास पैसा चाहिए। वो सब पैसा कहां से आ रहा है? टैक्सेस के थ्रू आ रहा है। और इसके बाद क्या बोला है? एक्सेट्रा। गवर्नमेंट को कोई भी पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर पैसा स्पेंड करना है तो उसके लिए उनको रेवेन्यू चाहिए। और गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है? डायरेक्ट टैक्स से और इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप मुझे यह बताओ, डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट का मेजर सोर्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स? गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स? गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स? गवर्नमेंट के लिए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? डायरेक्ट टैक्स कि इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट के लिए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कभी भी किसी भी गवर्नमेंट के लिए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट के लिए क्या है? मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। भाई 99% ऑफ द पॉपुलेशन पेज इनडायरेक्ट टैक्स। हर बंदा इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है और डायरेक्ट टैक्स का टोटल पॉपुलेशन का 10% है। क्लियर। अब टैक्स किसके ऊपर लग सकता है? सर टैक्स नेचुरल पर्सन के ऊपर भी लग सकता है, इंडिविजुअल, और अदर देन नेचुरल पर्सन के ऊपर भी लग सकता है, फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर हुआ। और टैक्स काय के ऊपर लग सकता है? सर टैक्स काय के ऊपर लग सकता है? इनकम। इनकम के ऊपर लगने वाला एक आध टैक्स का एग्जांपल बताइए। इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स का एक आध एग्जांपल। तो सर उसका सबसे अच्छा एग्जांपल एग्जीक्यूटिव में बहुत पड़ा है, वो क्या है? इनकम टैक्स। प्रॉपर्टी के ऊपर लगने वाला टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जब हम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हैं, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस इस टाइप के। इसके बाद गुड्स और सर्विस के ऊपर क्या आ जाएगा? जीएसटी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर हमने क्या पढ़ा था? कस्टम ड्यूटी। तो टैक्स काय के ऊपर लग सकता है? सर टैक्स इनकम के ऊपर लग सकता है, प्रॉपर्टी के ऊपर लग सकता है, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लग सकता है, और साथ साथ में इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट के ऊपर लग सकता है। टैक्स कौन पे कर सकता है? सर टैक्स नेचुरल पर्सन भी पे कर सकता है और अदर देन नेचुरल पर्सन भी पे कर सकता है। टैक्स क्या है गवर्नमेंट के लिए? इनकम है कि रेवेन्यू? सर गवर्नमेंट के लिए टैक्स हमेशा क्या है? रेवेन्यू। गवर्नमेंट को रेवेन्यू क्यों चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सेट्रा। क्लियर। टैक्स है क्या? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। टैक्स क्या है? कंपल्सरी पेमेंट है, फाइनेंशियल चार्ज है। और टैक्स और फीस का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? टैक्स और फीस का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? वापस पूछ रहा हूं, टैक्स रिक्वायर्स नो कंसिडरेशन और फी रिक्वायर्स कंसिडरेशन। टैक्सेस कौन लेवी करता है? टैक्सेस आर लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। बोलिए, यहां तक क्लियर? क्लियर? कोई भी किसी को डाउट? चले नेक्स्ट टॉपिक पे चले। अब जस्ट एक छोटा सा, पूरा डिटेल में नहीं ले रहा हूं, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि बाद में वो टॉपिक चैप्टर नंबर 1 में पूरा कवर होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सबसे पहले एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 246। आर्टिकल नंबर 246 ये पार्लियामेंट को पावर देता है। यहां पे एक लिस्ट रहती है, यूनियन लिस्ट।
जो मैटर्स यूनियन लिस्ट में आते हैं, जो मैटर्स यूनियन लिस्ट में आते हैं उस पे लॉ कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो मैटर स्टेट लिस्ट में आते हैं उस पे लॉ कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? आर्टिकल 246 पहले भी था, आज भी है। आर्टिकल 246 पहले भी था और आज भी है। जीएसटी लाने के लिए एक नए आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये हम चैप्टर 1 में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिंपल समझना। अब आप मुझे बताओ, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ था, मतलब जीएसटी से पहले, जीएसटी से पहले क्या विद इन स्टेट सेल्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती थी क्या? विद इन स्टेट सेल पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती थी क्या? यस कि नो? विद इन स्टेट सेल पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती थी क्या? नहीं। क्लियर? सर्विसेज को स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कर सकती थी क्या? सर्विसेज को स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कर सकती थी क्या? सर्विसेज को स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कर सकती थी क्या? नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, इसीलिए क्या करना पड़ा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ा जीएसटी लाने से पहले। तो उसमें एक नया आर्टिकल आया 246A। ध्यान देना बेटा, नोट नहीं करना है। 246A, 246A सबसेक्शन 1 और इधर क्या है 2। सबसे फर्स्ट क्या बोला उन्होंने? इंट्रा स्टेट। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला? इंट्रा स्टेट पे अब लॉ पार्लियामेंट बनाएगी, तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया? सीजीएसटी। और स्टेट लेजिस्लेचर को भी पावर दे दिया, तो एसजीएसटी। गुड्स को भी कवर किया यहां पे और सर्विसेज को भी कवर किया। और 246A2 क्या बोल रहा है कि अगर कोई इंटर स्टेट सप्लाई हुआ, मैंने कल बताया था ना इंटर स्टेट सप्लाई। व्हाट इज इंटर स्टेट सप्लाई? लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। तो उस पर लॉ बनाने का राइट सिर्फ किसके पास दे दिया? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ बना दिया? आईजीएसटी। तो जीएसटी आने से पहले क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल से स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर मिल रहा है कि वो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज को क्या कर सकते हैं? टैक्स। पहले इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती थी, या मैं ये बोलूंगा सर्विसेज पे टैक्स लेवी करना और कलेक्ट करना पूरा किसके पास था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्लियर? तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आर्टिकल नंबर 246A। बोलिए क्लियर? जल्दी बोलो भाई, कोई डाउट? चलिए, अब ध्यान देना, अल्कोहलिक लिक्वर, वापस समझना। अब जीएसटी आ गया, अब मैं क्या बोल रहा हूं? जीएसटी आ गया। जीएसटी में अल्कोहलिक लिक्वर को आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया उन्होंने। क्या है? जीएसटी इज आउटसाइड द, वापस सुनना, जीएसटी इज आउटसाइड द एम्बिट, सॉरी, अल्कोहलिक लिक्वर इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। अगर आप अल्कोहलिक लिक्वर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उस पर आज भी क्या लगेगा? एसईडी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। और इसका रेवेन्यू किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। लिकर को विद इन स्टेट सेल करोगे तो क्या लगेगा? वैट। इसका भी रेवेन्यू किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। क्लियर? और जीएसटी में इसको क्या ट्रीट किया गया है? ट्रीटेड एज
नॉन टैक्सेबल सप्लाई इन जीएसटी, मतलब लिक्वर जीएसटी में है ही नहीं, टोटली आउटसाइड द एम्बिट, टोटली आउटसाइड द एम्बिट। क्लियर? अब ध्यान देना सेकेंड चीज, मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोल, मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोल, अगर आप पेट्रोल मैन्युफैक्चर करोगे आज तो उस पर आपको क्या देना है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, मतलब पेट्रोल पे अभी भी क्या लग रहा है? एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल को सेल करोगे तो क्या लगेगा? वैट। और इंटर स्टेट सेल करोगे तो क्या लगेगा? सीएसटी। इंटर स्टेट सेल करोगे पेट्रोल तो क्या लगेगा? सीएसटी। ट्रीटेड एज नॉन टैक्सेबल सप्लाई इन जीएसटी, पेट्रोल भी नॉन टैक्सेबल। लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो डेफिनेशंस दी आर्टिकल्स में वो पढ़ोगे ना, तो उसमें साफ लिखा हुआ है अल्कोहलिक लिक्वर इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। पेट्रोल जीएसटी में आ रहा है लेकिन अभी उस पे के ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है। कब से लगेगा? अ डेट येट टू बी नोटिफाइड बाय जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जैसे आप लेवी एंड कलेक्शन के लेवी एंड कलेक्शन के सेक्शंस पढ़ोगे ना, उसमें साफ लिखा हुआ है सेक्शन 9 में कि पेट्रोल ये सब जीएसटी में आते हैं, लेकिन इस पे जीएसटी कब लगेगा? अ डेट येट टू बी नोटिफाइड बाय जीएसटी काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी किसकी रिकमेंडेशन पर? जीएसटी काउंसिल। क्लियर? अब देखो नया फंडा क्या हो गया, अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर, मोबाइल, तो उस पर क्या लगेगा? जीएसटी। ट्रीटेड एज टैक्सेबल सप्लाई, काय में जीएसटी। तो मेन फंडा क्या हो गया? अल्कोहलिक लिक्वर इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। पेट्रोल, ये सारी चीजें जीएसटी में आती हैं लेकिन अभी जीएसटी नहीं लग रहा है। सर लग सकता है क्या? बिल्कुल लग सकता है। किसकी रिकमेंडेशन पर? जीएसटी काउंसिल। लिक्वर अगर इंटर स्टेट सेल होगा तो सीएसटी लगेगा। अरुण अब एक ही चीज याद रख, जिस पे जीएसटी नहीं लग रहा है, मैन्युफैक्चर किया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, विद इन स्टेट सेल किया वैट, इंटर स्टेट सेल किया सीएसटी। और जिस पे जीएसटी लग रहा है तो उस पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी नहीं लगेगी, स्टेट सेल टैक्स भी नहीं लगेगा, वैट भी नहीं लगेगा, सीएसटी भी नहीं लगेगा। अरुण अब क्लियर हुआ? अरुणब, जहानबी, प्रकाश, उत्कर्ष क्लियर है कि नहीं? थर्ड पॉइंट फिर से, अब देखो जीएसटी आ गया है, आपने कैलकुलेटर बनाने फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री में आप कैलकुलेटर बनाते हो तो उसको मैन्युफैक्चर कुछ नहीं, उसको क्या मानेंगे? सप्लाई। क्लियर? मतलब आज आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करो, सेल करो, सर्विस दो, इसके लिए एक ही वर्ड यूज करना है, दैट वर्ड इज कॉल्ड सप्लाई। क्योंकि अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि हम जीएसटी आ चुका है। ध्यान भी क्लियर हुआ? सिंपल है, आज की डेट में आप रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस पर क्या लगेगा? जीएसटी। उसके लिए टैक्सेबल इवेंट क्या है? उसके लिए टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। पहले एक टैक्सेबल इवेंट था कि बहुत सारे टैक्सेबल इवेंट थे? सर पहले बहुत सारे टैक्सेबल इवेंट थे। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग अलग था, फिर सेल्स अलग था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलग था, सर्विसेज अलग था। अब सब मर्ज करके उन्होंने क्या कर दिया? एक ही टैक्सेबल इवेंट कर दिया। और वो टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। वो टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ये मत सोचो कि ये याद हो जाना चाहिए, ये समझो कि कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। मैटर क्या करेगा अभी? कंसेप्ट। याद करने के लिए बहुत टाइम है, दिसंबर में एग्जाम है। उत्कर्ष ध्यान देना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं। अब अगर आप मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर
ओल्ड स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ सकता है क्या? तो देखो मैं फिर बोल रहा हूं, आप मेरी चीज समझना, अदरवाइज मत लेना। ओल्ड स्ट्रक्चर अगर नहीं अच्छे से क्लियर है तो नए स्ट्रक्चर में हमेशा आप परेशान होंगे। ओल्ड स्ट्रक्चर अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया तो आप न्यू स्ट्रक्चर में हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फाइनल इज ऑल अबाउट रीजंस। एग्जीक्यूटिव में तो कैसा है ना, अरे ओल्ड है छोड़ दो, ये मत पढ़ो, ये नहीं आएगा। फाइनल में लेवल ऑफ क्वेश्चंस अलग ही रहता है। मैं आपको पेपर्स दिखाऊंगा, कल के लेक्चर में मैं आपको पेपर्स दिखाऊंगा, तब आपको समझना पड़ेगा कि फाइनल में ये नहीं रहता कि हमारे सिलेबस में क्या है। पढ़ना वही है जो सिलेबस में है, लेकिन आपको नॉलेज जो होना चाहिए हर चीज। अब मान लो लिक्विड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, अब अपन ये थोड़ी ना बोलेंगे अरे वो ओल्ड स्ट्रक्चर था हट गया। भाई कहीं ना कहीं वो जीएसटी से रिलेटेड है ना, तो इसलिए नॉलेज पे फोकस करो। और ये मत देखो कि ओल्ड स्ट्रक्चर पे आ गया तो क्या करोगे, उसका रिप्लाई दो मुझे। आ गया तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। उत्कर्ष क्लियर हुआ? चलो बोर्ड पे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं। अब पॉइंट नंबर 12 स्ट्रेट बोर्ड पे देखते जाइए। यस बेटा, अगर फाइनल एक बार में पास होना है तो अपने को सब चीज ये मान के चलना है कि इंपॉर्टेंट है, हमें अच्छे से पढ़ेंगे। सिलेक्टिव स्टडी हमेशा रिस्की रहती है। यार टीचर का क्या जा रहा है, मैंने बोल दिया नहीं है इंपॉर्टेंट, है ना। टीचर जो बोलता है, मैक्सिमम बच्चे क्या सोचते हैं, यार सर बोल रहे हैं तो आएगा ही नहीं। पेपर सर थोड़ी ना सेट कर रहे हैं यार, पेपर तो कोई और बंदा सेट कर रहा है, उसने दे दिया, आप क्या करोगे? आप मेरे ऊपर ब्लेम करना, मैं आपके ऊपर ब्लेम करूंगा। लॉस किसका होगा? अल्टीमेट लॉस आपका होगा। चलो अब जीएसटी क्या है? सर जीएसटी इज अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी इज लेविड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल उन्होंने क्या बोल दिया, जीएसटी काय पे लेवी होगा? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट, भाई ध्यान देना, एक्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है तो साफ लिखा है इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। ये कहां से बाहर है? जीएसटी के स्कोप से ही बाहर है। अगर आप अल्कोहलिक लिक्वर का मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन करते हो, अल्कोहलिक लिक्वर कंटिन्यूज टू बी सब्जेक्ट टू एसईडी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और उसको अगर इंटर स्टेट सप्लाई करोगे तो क्या लगेगा सर? सीएसटी। और इंट्रा स्टेट सप्लाई करोगे तो उस पर क्या लगेगा? वैट। क्लियर? तो अल्कोहलिक लिक्वर के ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है। अल्कोहलिक लिक्वर जीएसटी के स्कोप से ही बाहर है, आउटसाइड द एम्बिट। मतलब आज भी अल्कोहलिक लिक्वर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो इसका रेवेन्यू मैक्सिमम किसके पास जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। किसके पास जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। क्लियर? अब सर बात आती है सेकंड, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और नेचुरल गैस। एज रिगार्ड्स पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ, दे आर नॉट प्रेजेंटली लेविएबल टू जीएसटी। भाई इसका मतलब क्या होता है? ये जीएसटी में आते हैं लेकिन अभी जीएसटी नहीं लग रहा है। जीएसटी विल बी लेविड ऑन दीज प्रोडक्ट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड। अभी नोटिफाई नहीं किए, टू बी नोटिफाइड। किसकी रिकमेंडेशन पर? जीएसटी काउंसिल। किसकी रिकमेंडेशन पर? जीएसटी। टिल सच डेट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी continues to be levied on manufacture or production of petroleum crude, diesel, petrol, ATF and natural gas। और उसको अगर विद इन स्टेट सेल करोगे तो वैट लगेगा, इंटर स्टेट सेल करोगे तो सीएसटी लगेगा, और अगर मैन्युफैक्चर करोगे तो क्या लगेगा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। क्या लगेगा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अब आप बताइए ये पॉइंट ए और बी आपको क्लियर है कि नहीं? अगर आज नोटिफिकेशन आ गया, आज नोटिफिकेशन आ गया कि भाई पेट्रोल पे क्या लगेगा? जीएसटी। पेट्रोल पे क्या लगेगा? जीएसटी। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगना भी बंद हो जाएगी, पेट्रोल सेल टैक्स भी बंद हो जाएगा, और सीएसटी भी बंद। क्लियर?
हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं? चलो अब देखो, आपने इनकम टैक्स भी जब पढ़ा होगा एग्जीक्यूटिव में, तो चार्जिंग सेक्शन ये सब चीजें, तो जीएसटी में भी क्या रहता है बेटा? चार्जिंग सेक्शन। जीएसटी में भी क्या दिया रहता है? चार्जिंग सेक्शन। और सेक्शन 9 जीएसटी का क्या है? चार्जिंग सेक्शन। मैं अभी सिर्फ आपको सेक्शंस का दिखा रहा हूं, सॉरी। नहीं और नव, अगर जीएसटी आ गया पेट्रोल के ऊपर तो पेट्रोल के प्राइसेस क्या हो जाएंगे? कम। अभी स्टेट गवर्नमेंट ही 20% वैट लगा दे रही है। स्टेट गवर्नमेंट पेट्रोल के ऊपर कितना वैट लगा दे रही है? 20%। स्टेट गवर्नमेंट को जहां भी रेवेन्यू कम होता है वो पेट्रोल पे वैट क्या कर देती है? बढ़ा देती है। तो अगर जीएसटी आना चाहिए, अगर पेट्रोल के ऊपर जीएसटी आ गया तो पेट्रोल के प्राइसेस क्या हो जाएंगे? कम। अब आप सेक्शंस देखना, सॉरी। जब हम सेक्शंस पढ़ते हैं फाइनल लेवल पे, तो फाइनल लेवल में कैसे सेक्शंस रीड किए जाते हैं? लेवी एंड कलेक्शन का कौन सा सेक्शन है? चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 9। सेक्शन 9 में सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है? लेवी। लेवी मतलब इंपोज करना। अ टैक्स कॉल्ड, क्या है टैक्स का नाम? सीजीएसटी, शैल बी लेवीड ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। यस उत्कर्ष, बहुत भयंकर वैट है। कलेक्ट कौन करेगा? टैक्स शैल बी कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। हाउएवर इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। ये उन्होंने 9 सबसेक्शन 1 में ही लिख दिया। और वैल्यू क्या रहेगी? ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू समझना, जैसे इनकम टैक्स अपन काय पे कैलकुलेट करते थे? टोटल इनकम। ऐसे हम जीएसटी काय पे कैलकुलेट करेंगे? ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू जब आप चैप्टर, सॉरी, वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ोगे वहां पे मिल जाएगा। रेट्स ऑफ सीजीएसटी। अब देखो 9 सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? पोस्टपोनमेंट ऑफ जीएसटी ऑन सर्टेन गुड्स। पोस्टपोनमेंट ऑफ जीएसटी ऑन सर्टेन गुड्स, वो क्या क्या है? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये जीएसटी में आते हैं, लेकिन इनको क्या कर दिया गया है? पोस्टपोन। ये जीएसटी में आते हैं लेकिन इनको क्या कर दिया गया है? पोस्टपोन। 9 सबसेक्शन 2 में मेंशन किया है। प्रोवाइड्स दैट सीजीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ फॉलोइंग आइटम्स हैज नॉट बीन लेविड इमीडिएटली, इट शैल बी लेविड विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। किसकी रिकमेंडेशन पर? जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल जो है उसमें वोटिंग होता है और वहां पे सेंट्रल भी इन्वॉल्व है और स्टेट भी इन्वॉल्व है। क्लियर? तो ऐसे सेक्शन से एक्ट पूरा है। क्लियर? चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे, कुछ सेक्शंस पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा सेक्शंस में कैसे जाना है। यहां तक आपको कोई भी डाउट? यहां तक आपको कोई भी डाउट? क्लियर? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं सेम टाइम। उत्कर्ष, कल इसी चीज पे अपन डिस्कस करेंगे। कल इसी चीज पे आऊंगा मैं वापस। चलो आज के लिए बस इतना ही।